हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। कैसे हैं आप सब। मैं आज से एक रिवीजन कोर्स लेकर आया हूँ। वैसे स्टूडेंट को इस रिवीजन कोर्स से फ़ायदा मिलने जा रहा है जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ामिनी हैं, 12th बोर्ड के एग्ज़ामिनी हैं। और ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस फर्स्ट टर्म में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 35 मार्क्स का है और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे आधारित है। मतलब MCQ क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलने जा रहा है। आपके जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं, 1.5 आवर में सॉल्व करना है। उसके साथ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं वो है 45 और आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होगा 55। तो 55 क्वेश्चंस में आपको 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और उस 45 जो क्वेश्चंस आप बनाएंगे उससे आपको 35 मार्क्स फुल मार्क्स मिलने जा रहा है। इस फुल मार्क्स को आपको गेन करना है, ऑब्टेन करना है। इसको आप गेन करने के लिए मुझे लगता है कि एक बार लास्ट टाइम में एग्ज़ामिनेशन से कुछ दिन पहले आप एक रिवीजन कोर्स को जो है ज्वाइन करें और मैं उसी रिवीजन कोर्स को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स एकदम 100% फ्री है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इस रिवीजन कोर्स से सबको फ़ायदा मिल सके। मुझे उम्मीद है कि इस रिवीजन कोर्स से आप फुल मार्क्स को गेन करेंगे। फुल मार्क्स जो 35 मार्क्स का है वो अचीव करेंगे। आपको ये आने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है फिज़िक्स, उस फिज़िक्स जो सबको लगता है कि ये थोड़ा टफ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियरली ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आप मेरे क्लास को आप एंजॉय करेंगे, समझ में भी आएगा और आप वहाँ पर बेहतर एग्ज़ाम में अच्छा कराएंगे। बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत अच्छा कर आएंगे। तो इसी व्यू से मैंने स्टार्ट किया ये क्रैश कोर्स। 10 डेज़ में मैं आपको पूरे सिलेबस को जो 35 मार्क्स का है, जो NCERT का वॉल्यूम 1 है, उसको मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। फटाफट तरीके से आप पेन और कॉपी लेकर के सामने बैठेंगे ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे आप खुद नोट करें। मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं आपको बताता चलूँ और आपको लगता है कहीं पे नोट करने का तो आप कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और आप उसे नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो फिज़िक्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें अगर आप 35 मार्क्स फुल मार्क्स लाते हैं तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप अच्छा कर जाएंगे। और अच्छा मार्क्स अगर आता है तो आपके कैरियर के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए बेहतर होगा। तो अपने ब्राइट फ्यूचर्स के लिए अपने आप को इस टाइम में थोड़ी सी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए, सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए और एग्ज़ाम जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बिल्कुल आप अच्छा करेंगे और उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करना है और आप कर भी रहे हैं। तो चलिए एंजॉय करिए और पढ़ाई पर भी थोड़ी सी फोकस करें। फिज़िक्स डॉक्टर MS खान लेकर आए हैं। आप फिज़िक्स को समझने की कोशिश करें। मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न बता दिया है और इसमें जो फुल मार्क्स है वो 35 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 पूछे जाएंगे और टाइम आपको 45 ही करना है और टाइम 90 मिनट्स का है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस और क्या आया है CBSE के बोर्ड की तरफ से, वो ये आया है कि आपको जो MR शीट मिलेगा, आपको जो 55 क्वेश्चंस हैं, 55 क्वेश्चन है, बनाना 55 नहीं है, आपको 45 ही बनाना है। तो 45 क्वेश्चंस आप जब अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो आप उस सर्किल को ऐसा ना हो कि आप फिल नहीं करें, उसको आपको ब्लैक करना ही करना है। यानी अगर आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। यानी आपको MCQ बनाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है और ऑप्शन में मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है
और उसमें ये 4 ऑप्शन है। इस तरह से भी दे सकता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बी अगर पता है तो आप बी को सर्किल करें, तो अच्छे से इसको डार्क करेंगे ताकि चारों तरफ ये आपको कहीं पर खाली नहीं दिखे, वाइट नहीं दिखे, एकदम कंप्लीट जो है ये डार्क दिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये है और इसका ऑप्शन आपको पता नहीं है, मे भी ऐसा होता है। तो अगर नहीं पता है तो भी आप ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा इससे, आपको इससे फ़ायदा ही होगा। हो सकता है आप कुछ सोच करके सही बना दिया हो, तो आपको ये खाली नहीं छोड़ना है, इसको भरना है। यानी 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 45 जो है आपको वहाँ पर डार्क करना है सर्किल को, किसी एक भी क्वेश्चंस को आपको खाली ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर सपोज करो कि नहीं कोई आ रहा है और आपको लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये है, तो स्टूडेंट आप फिर ये वाली फिल करेंगे। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपके मुताबिक ये सही मालूम नहीं है, फिर भी आप गेस करके इसको आपको भरना है और खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ते हैं तो फिर आपको वो मार्क्स नहीं काउंट में आएगा। जितना खाली छोड़ेंगे आप स्टूडेंट्स, तो आपका वो जो 45 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आप पूरे 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और OMR शीट में उसको डार्क करें, सर्किल को डार्क करें ताकि आपको फुल मार्क्स यहाँ तक मिल सके। ये बोर्ड का नोटिस है, आपको बोर्ड की तरफ से शायद मालूम भी होगा, लेकिन आज मैं देख रहा था कि ये जो है नोटिस बोर्ड की तरफ से है कि आप किसी भी सर्किल को OMR शीट पे खाली नहीं छोड़ना है, सबको क्या करना है, फिल करना है, डार्क करना है। ये नोटिस हो गया। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही कि जो आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का, उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। तो अब सब्जेक्ट पर आते हैं, फिज़िक्स को लेकर के हम आए हैं, तो फिज़िक्स की बात करते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि रिवीजन क्लास है, ये 2021 में जो दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, CBSE 12th बोर्ड के लिए है, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और फिज़िक्स बाय डॉक्टर MS खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स। और फिज़िक्स का जो है फटाफट तरीके से हम अभी आपको बताएं कि हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा सिलेबस जो है इस 10 डेज़ में आपको कवर कर लें। तो आप जो है पेन कॉपी के साथ रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोर्ड पे बताएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये आपका रिवीजन कोर्स है, इससे आपको फ़ायदा लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करें और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या होता है, ये चार्ज के बारे में बताएगा और वो चार्ज रेस्ट में है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। व्हेन a charged particle remain in rest इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, यानी अपने चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। किसकी वजह से, तो यहाँ पे जो चार्ज है रेस्ट में वो, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है और उस ब्रांच में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, वो रेस्ट में होगा। और जब चार्ज रेस्ट में होगा तो अपनी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट करता है तो उस फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर वहाँ पे रखा हुआ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उसके ऊपर लगता है। कितना फोर्स लगेगा इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, इसके डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कूलम्ब्स के लॉ को यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया है कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो स्टेशनरी है उसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर का जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज जो है वो सोर्स है किसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सोर्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ये सोर्स है किसका, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का। यानी चार्ज जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज रेस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज किस में है, चार्ज एट रेस्ट में होगा। मान लिया दो तरह का चार्ज है, क्योंकि पढ़े हैं आप, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा और वो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मली इनवर्ड होगा, जो कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। तो उम्मीद है आप इस इलेक्ट्रोस्टैट्स को जो मैंने स्टार्ट किया है आप समझ रहे होंगे कि चार्ज जो है वो यहाँ पर दो तरीके का है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की वजह से होता है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या लॉस होता है तो उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। कन्वेंशनली ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी पर जाता है, गेन करता है वो बॉडी, तो उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को कन्वेंशनली कहा गया है, और ये कहने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज पार्टिकल को दो भागों में बांटा, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। यानी यहाँ पे जो चार्ज जब भी बॉडी पर आता है तो वो दो तरीके का, या तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब हुआ कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। उम्मीद है आप समझ गए। यहाँ हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये दोनों चीज़ें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, और वो चैप्टर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट। चार्ज को सबसे पहले जो बताया है, कंसेप्ट जो चार्ज का आया है वो 600 BC में आया है। कब आया है स्टूडेंट? 600 BC में। और इस कंसेप्ट को लाने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट अगर हम लोग कहें तो वो है थैल्स ऑफ मिलेटस। थैल्स ऑफ मिलेटस ने अपने एक कहा जाए प्लास्टिक का स्टिक से जो है फाइंड आउट किया ये चार्ज को, कंसेप्ट ऑफ चार्ज को। लेकिन जो कंसेप्ट है वहीं से आया है। बहुत सालों को बाद पता चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब कहा कि चार्ज दो तरीके का है, तब से ये फिर हम लोग अपनी चारों तरफ जो देख रहे हैं वो चार्ज की वजह से ही ऑपरेट हो पा रहा है। चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फैन हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे एवरीथिंग जो घर में आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, मोबाइल की बात कर लें जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर चार्ज से जुड़ा हुआ है। तो चार्ज जो सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और वो चार्ज को सबसे पहले यहाँ पर 600 BC में थैल्स ऑफ मिलेटस ने एक कंसेप्ट दिया था। और आगे चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज दो तरीके का है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, नेगेटिव अगर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होता है। क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कुछ तो मास होगा इसका। तो जब इसमें मास होगा तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में देखा जाए मास में क्या डिफरेंस आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से बन रहा है और ये गेन करने से। तो जहाँ से लॉस होगा कुछ ना कुछ मास घटेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो मास होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से क्या होता है, कम होता है वो। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सपोज कर लें कि हाइड्रोजन है, इस पर प्लस है, हाइड्रोजन है, इस पर माइनस है। इट में भी पॉसिबल हाइड्रोजन के लिए, बाकी आप दूसरे के लिए अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का मास देखते हैं कि 1 ग्राम है तो इसका भी कितना ग्राम है, 1 ग्राम शुरुआती में। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया यानी लॉस हो गया तो 1 ग्राम से कुछ कम हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन पे कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये 1 ग्राम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मास जो होगा ऑफ H माइनस वो ग्रेटर होगा H
प्लस है। सेम लिया इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली हाइड्रोजन दोनों का मास इक्वल होगा, लेकिन जब चार्ज उस बॉडी पर डेवलप कर जा रहा है, उस हाइड्रोजन्स पे चार्ज अगर आ जाता है आयंस के रूप में, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन का जो मास होगा नेगेटिव वाले हाइड्रोजन से कम होगा, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ये है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। सबसे पहली बात कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज जो है वो फ्रैक्शन में कभी भी किसी बॉडी पे डेवलप नहीं करता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, कंजर्व है, एडिटिव नेचर का होता है, नॉट इफेक्टेड बाय इट्स मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर बताया है। चार्ज का नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो किसी बॉडी का मास अगर नहीं है तो उस पर चार्ज कभी नहीं आएगा, बिना मास के चार्ज बॉडी पर नहीं आएगा। क्वांटाइज का मतलब हुआ कि किसी बॉडी पर चार्ज इस बॉडी पे या तो प्लस या माइनस आएगा, वो इंटीजर्स के रूप में होगा, और इस पर जो चार्ज मान लिया Q है तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। यानी स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि बॉडी पे चार्ज आने वाला, किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप कर रहा है वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होता है। अब लॉस अगर करेगा तो मैंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। तो जब भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज बॉडी के रूप में बन रहा हो, वहाँ पर वो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो इंटीजर्स में होगा। यानी -1 कूलम हो सकता है, -2 कूलम, या +5 कूलम, या 100 कूलम हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे -2/3 या -5/7 या +10/3 कूलम अगर है तो वो फिर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ये चार्ज किसी बॉडी पर नहीं होगा, वो जब भी होगा तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, और इसी को हम लोग क्वांटाइज्ड कहते हैं चार्ज को। इस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रूप में कहते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लिया जाता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जब भी आप समझेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझेंगे, और इसलिए समझेंगे कि Q इज इक्वल टू ये क्या है NE। अब आपको पता है कि N जो है यहाँ पर वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है या गेन हो रहा है। यानी लॉस और गेन जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी से जिसकी वजह से चार्ज बॉडी पे आता है वो यहाँ पर N है, और N का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। यानी किसी एक कूलम का चार्ज बॉडी पे अगर डेवलप करना है तो उसमें लगभग उसमें से या उसमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करना पड़ेगा। यानी एक कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप करेगा तो उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस करना होगा, या जो बॉडी पे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स यानी वो गेन करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये जो लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन होने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और कहा जाता है लगभग 200 ईयर्स जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र होने में लगता है। यानी किसी एक कूलम का चार्ज बॉडी पे डेवलप करना है तो उसके लिए लगभग 200 ईयर्स का टाइम लग जाता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए जब कंसीडर करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, माइक्रो के लेवल पे इसको डिस्कस नहीं करते हैं। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बेस्ड होगा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, और ये MAC मैक्रो लेवल पे नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ गए कि ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा समझना है कि कोई चार्ज है, यानी मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ब्रेक कर सकता है -E/3 और -2E/3। ये जो ब्रेक पार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं क्वार्क।
क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वार्क कहा जाता है। तो क्वार्क जो है वो चार्ज पार्टिकल से ब्रेक हुआ पार्ट है, स्प्लिटेड जो चार्ज पार्टिकल है फ्रैक्शन के रूप में, उसे क्वार्क कहते हैं। लेकिन इंडिविजुअली जो ये ब्रेकिंग जो चार्ज पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि ये डाउन क्वार्क है और ये वाली जो है अप क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क और अप क्वार्क की बात अगर करें यहाँ पर, तो ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नेचर में नहीं करता, एडिटिव नेचर को चार्ज शो करता है। अब जब इसको आप जोड़िएगा स्टूडेंट तो फिर ये माइनस ई के रूप में मिलेगा। ये नेचुरली जो है एग्जिस्ट नेचर में कर रहा है, लेकिन -e/3 और -2a/3 ये नेचर में अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और हम लोग बात कर लिया है कि ये जो चार्ज है वो कंजर्व होता है, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। जब भी अगर बात करेंगे ऐड करने का, तो जितना पॉजिटिव चार्ज किसी सरफेस पर आएगा उतना ही दूसरे वाले सरफेस पे नेगेटिव आएगा, और जब सम करेंगे तो वो ज़ीरो के क्या होगा? इक्वल होगा। तो नेचर में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकली सारा बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन अब उसको अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो चार्ज करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, और एनर्जी जो सप्लाई करेंगे चार्ज में लाने के लिए बॉडी को, यानी बॉडी को चार्ज में बदलने के लिए, वो 3 तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर एक आता है आपका फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। स्टूडेंट किसी बॉडी को चार्ज में लाना है तो लाने के लिए आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यानी ये सब प्रोसेस इसलिए क्योंकि ताकि आप सरफेस को, बॉडी को एनर्जी दे सकें और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो सके। क्लियर है? तो यहाँ जो फ्रिक्शन है उसकी बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रब करने पर बॉडी पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। मान लिया जाए कि एक ग्लास रड है और ये वूल है और ये गिलास रड, अगर इस दोनों को अगर रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके सरफेस दिखा रहे हैं तो इस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है। जितना पॉजिटिव ग्लास रड का आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज वूल के ऊपर आता है। तो फ्रिक्शन के थ्रू जो है आप किसी बॉडी को जो न्यूट्रल है उसको आप चार्ज में बदल सकते हैं। तो फ्रिक्शन जो है एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके तहत हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज में बदल सकते हैं। ये ग्लास रड पॉजिटिव हो जाएगा और ये वूल जो है वो क्या होगा? निगेटिव होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कंडक्शन का। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी किसी बॉडी को या कोई अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज में ला सकते हैं, चार्ज बॉडी में बना सकते हैं। तो कंडक्शन में क्या देखते हैं कि ये जो चार्ज बॉडी आ गया, मान लिया जाए ग्लास रड है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये ग्लास रड है और ये जो वहाँ से चार्ज होकर के आया है ये है, और इसको जो है किसी अनचार्ज बॉडी के साथ एक कंडक्टिंग वायर के तहत जोड़ देते हैं। तो कंडक्टिंग वायर के तहत अगर आप जोड़ देते हैं और ये पॉजिटिव है तो इसका जो सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पहले चार्ज में नहीं था, लेकिन इस चार्ज बॉडी के साथ इसको जब कनेक्ट कर देंगे वायर के थ्रू तो ये भी चार्ज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और इस तरह से चार्ज अपोजिट साइन में एक दूसरे बॉडी पे डेवलप करता है किसी कंडक्टिंग वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करने पर, जिसे हम लोग इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। लेकिन विदाउट वायर भी हम जो है हम इस पे चार्ज को ला सकते हैं, लेकिन ये दूर था थोड़ा, इसको नज़दीक कर देते हैं। ठीक, तो इस पर भी वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स। और जब नज़दीक लाने पर बिना कंडक्टिंग वायर यूज़ किए ही उस अनचार्ज बॉडी को चार्ज में बदल देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडक्शन। और इंडक्शन के लिए अगर हम लोग देखें कि इस पर जो चार्ज है वो Q डैश है, पहले से जो चार्ज था वो Q है, तो Q डैश इज इक्वल टू Q 1 - 1/K। हम लोग इस तरह से किसी भी
चार्ज जो अनचार्ज बॉडी है उस पर जो चार्ज आ रहा है क्यू डैश, जिसको हम लोग इंड्यूस चार्ज भी कहेंगे, तो इंड्यूस चार्ज जो इस बॉडी पे होगा वो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 - 1 बाई के। के जो है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर के है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये जानते हुए चलें कि फॉर मेटेलिक अगर हम लोग ले लें बॉल के लिए तो के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और के का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मान लिया ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव था और यहाँ पर उसके नज़दीक में अगर रखे हुए हैं, ठीक है, और वो मेटालिक स्फीयर है तो के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। इसका मतलब हुआ कि जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पर भी होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लिया जाए कि पहले से ये चार्ज था 10 माइक्रोकूलम का, पहले से ये चार्ज बॉडी था 10 माइक्रोकूलम का, और अब एक अनचार्ज बॉडी को उसके नज़दीक लाते हैं और वो अनचार्ज बॉडी मेटालिक स्फीयर के रूप में है, और मेटालिक स्फीयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम देखेंगे कि अब दोनों पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा। पहले वाली बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 माइक्रोकूलम मान लिया है हमने, और अब जब हम अनचार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाते हैं, यही वाला ए यहाँ पर है और ये आपको बी है, तो अब जो चार्ज होगा वो इक्वली शेयर कर लेगा इसके अनुसार, और अब ये 10 माइक्रोकूलम इस पर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और इस पर जो हो जाएगा वो भी होगा 5 माइक्रोकूलम। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जब मेटालिक स्फीयर होगा तो उस एक दूसरे बॉडी जो इंडक्शन के थ्रू चार्ज हो रहा है वो इक्वली चार्ज को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर इंडक्शन कहते हैं। आप देख रहे होंगे आजकल ब्लूटूथ आ रहा है, आपका जो माइक है वो विदाउट वायर का है, और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं जो इस तरह से चार्ज में बदला जा रहा है, और कोई भी बॉडी जो ऑपरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से उसके चार्ज की वजह से हो रहा है। और हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो चार्ज रेस्ट में है, तो अभी सिर्फ रेस्ट वाली ही बात करेंगे। अगर हम रेस्ट में चार्ज को रखेंगे तो आप देख रहे हैं लाइटनिंग जो बिजली चमकता है बरसात के दिनों में, बारिश के समय, रेनिंग सीजन में, तो वहाँ पर वो इसी चार्ज एट रेस्ट का कंसेप्ट है। अगर आप जेरॉक्स कॉपी करना चाहते हैं तो जेरॉक्स कॉपी का भी जो कंसेप्ट है वो बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैट्स पर है, वो भी चार्ज एट रेस्ट पे ही काम करता है। जितने सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक पेंट सब हैं और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आजकल डेवलप कर रहा है, वो सब इसी चार्ज एट रेस्ट पर भी बेस्ड होता है स्टूडेंट्स। अब जो इम्पोर्टेंट बात आता है, हम लोगों ने चार्ज के बारे में सीख गए, अब यहाँ पर जो है वो लॉ है, और वो लॉ को यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज के बारे में बता चुके हैं। एक स्टैटिक चार्ज है Q1 उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा Q2, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो इसके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, वो प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है, और इस कूलम्ब्स लॉ से हम लोग को ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात आता है कि Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्टेशनरी होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो R है ये मस्ट बी, सॉरी उल्टा लिख दिया, R जो है वो ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से, तभी ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। यानी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा R ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻15 मीटर से। अब ये R जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, उससे कूलम्ब्स लॉ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ये लागू होगा। लेकिन अगर 10⁻15 मीटर से कम रेंज में होगा डिस्टेंस दो चार्ज पार्टिकल का, तो फिर वहाँ कूलम्ब्स लॉ नहीं, वहाँ फिर न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। वहाँ फिर न्यूक्लियर फोर्स जब आता है तो ये
कूलम्ब्स जो फोर्स है उससे ये बहुत ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से कूलम्ब्स लॉ को कहा जाता है कि 10⁻⁻15 मीटर से इन्फिनिटी तक वाले रेंज पर ये वैलिड है कूलम्ब्स लॉ, और अगर उससे कम होता है तो फिर यहाँ ये कूलम्ब्स लॉ नहीं लागू होता है। तो अभी फिलहाल कूलम्ब्स लॉ देख रहे हैं कि F = K Q1 Q2 बाई r²। इन एयर में अगर देखेंगे तो K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर या वैक्यूम दोनों को ले सकते हैं, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹। तो पुट करेंगे तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r²। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला ये फोर्स है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r² तब यूज़ करेंगे जब दो चार्ज पार्टिकल्स एयर या वैक्यूम में रखा हुआ हो और उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच r है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझ पा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स से वीक फोर्स है, लेकिन बाकी और अदर फोर्सेस जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक बट वीकर देन न्यूक्लियर फोर्सेस। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर ये बता रहा है कि दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल को अगर हम कुछ डिस्टेंस पर रखें तो उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पर आपको 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r² होता है। उम्मीद है आप समझ गए। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम है, अदर मीडियम, ठीक, और अदर मीडियम के लिए अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर जो K है, ठीक है, वो है 1 या फिर अगर हम लोग K की बात करें तो वैसे लिखेंगे 1/4 पाई। तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिख रहे थे क्योंकि वो एयर या वैक्यूम के लिए ले रहे थे, लेकिन ये अदर मीडियम है जिसके लिए एप्सिलॉन नॉट है मीडियम का, और इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी जब एयर या वैक्यूम होगा, दूसरी भाषा में जब मीडियम होगा तो ये परमिटिविटी है। इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि E जो M है, क्या है, E M जो है यहाँ पर फाइंड आउट करिएगा तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा K × एप्सिलॉन नॉट। K यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उम्मीद है कि K डैश यहाँ पर माने हैं, और K डैश = 1/4 पाई EM के रूप में लिया है, और EM जो है वो K एप्सिलॉन नॉट है। तो इसी को अगर हम लोग पुट करेंगे तो 1/4 पाई EM के जगह पर K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 9 × 10⁹ लिख रहे थे, बाई बच गया क्या, K। ये जो K है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा K डैश Q1 Q2 बाई r², और K डैश को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, 9 × 10⁹ बाई K Q1 Q2 बाई r²। स्टूडेंट इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि जब एयर में या वैक्यूम में था तो वो Fa है, और अगर किसी मीडियम के बीच रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है तो वो Fa/K हो जाता है। यानी Fm, यानी दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में जो अदर देन एयर और वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fm जो होगा वो Fa/K होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Fm इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K के, और यहाँ जो K यूज़ हो रहा है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। और यहाँ पर एयर की बात करें तो K, या वैक्यूम की भी बात करें अगर तो K का वैल्यू 1 होता है। फॉर वाटर की बात करें K का वैल्यू 81 होता है। अगर फॉर मेटल, जो हम अभी बता चुके हैं, मेटलिक अगर कंडक्टर है उसके लिए अगर K की वैल्यू बात करें तो वो इन्फिनिटी होता है। यानी आप देख रहे हैं क्या कि K का वैल्यू इस रूप में चेंज कर रहा है, और K का वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे जैसे K वैल्यू इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज़ करेगा, या इसके आप इन्वर्स में कह सकते हैं K डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ करेगा। तो दो चार्ज पार्टिकल को एयर या वैक्यूम में रखेंगे तो वहाँ पर
मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। और अगर दो मेटालिक वायर है या सरफेस के बीच, मेटालिक सरफेस के बीच अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ ये मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल बॉन्डेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो बहुत वीक है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। तो चार्ज फ्लो इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ फ्लो करेगा चार्ज पार्टिकल जहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाता है। तो वाटर में करंट का फ्लो होता है, आपको पता है, तो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, और 81 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज कर जाता है जब चार्ज पार्टिकल को एयर या वैक्यूम में रखते हैं तो। और इस वजह से वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता है तो चार्ज का फ्लो हो जाता है, और करंट जो है यहाँ पर हम सबको क्या करता है। तो इस तरह से आपको उम्मीद है पता है कि करंट लगेगा वहाँ पर, जोर का झटका लगेगा। तो जैसे जैसे के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट रहा है, और जब ये घटेगा तो वहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा। इजीली होगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कंडक्टर की बात करें तो वो आसानी से इसीलिए फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर वीक है। तो उम्मीद है कि आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ ने के तहत जो है बताया गया है, अगस्टिन डी कूलम्ब नाम है, ये वेस्ट इंडीज़ के कहा जाए आर्मी इंजीनियर्स थे, और इन्होंने ही एक टॉर्सन बैलेंस बनाया। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट के बाद कैवेंडिश जो है टॉर्सन बैलेंस बनाया था ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए। यहाँ पर कूलम्ब्स जो है उन्होंने बनाया टॉर्सन बैलेंस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेज़र करने के लिए। तो जब टॉर्सन बैलेंस यूज़ किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करने के लिए तो पता चला क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इंक्रीज करेगा चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डिक्रीज करेगा। उसी तरह से कहा कि डिस्टेंस अगर दो चार्ज पार्टिकल का इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करता है। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो ये होगा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल इस तरह से रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम 2 मीटर पे, अब कह रहा है कि इसका डिस्टेंस 4 मीटर हो जाता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना इंक्रीज करेगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि 2 से 4 का मतलब हो गया क्या, डबल हो गया। तो 2 से 4 अगर डिस्टेंस हो रहा है इसका मतलब है कि डिस्टेंस डबल हो रहा है। तो फोर्स का जो रिलेशन है वो है 1/r² के साथ। तो 1/r² के साथ रिलेशन है और डिस्टेंस यहाँ पर डबल हो रहा है तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और r की जगह डबल कह रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा डबल, हाफ, 1/4, 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर सर्किल करना है जो आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर इसके अनुसार अगर देख रहे हैं कि डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, और यहाँ जो 1/4 है वो ये है। तो यहाँ जो सर्किल होगा इस तरह से वो C में आ रहा है, तो C A है, ये B है, ये C और D, तो C को आपको सर्किल कर दें। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, हम कुछ देर हम और आप दोनों ब्रेक लीजिए, इसके बाद फिर इस आगे का जो टॉपिक होगा वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो से आपने, इस लेक्चर से आपने, जो फर्स्ट लेक्चर्स है इससे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बताया। जो प्रोग्राम है बोर्ड का किस तरह से मार्किंग स्कीम हमने आपको इसमें बताया, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगले लेक्चर्स में हम फिज़िक्स का अलग टॉपिक लेकर इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आ रहे हैं। बस 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं।